यूरिन है वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, उसे कहते हैं, पहली बात यहाँ देखो यूरिन बन ही नहीं पा रहा, या अगर थोड़ा बहुत बनता है तो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, इसे कहते हैं डिफिकल्टी इन वॉइडिंग। कहीं भी आप वर्ड पढ़ो डिफिकल्टी इन वॉइडिंग, उसका मतलब यह है जो यूरिन है वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमारे पास इस रेनल इंजरी वाला जो बंदा है वो क्या लेके आएगा, पहली चीज उसको फ्लैंक पेन होगी। ठीक है, फ्लैंक पेन होगी। सेकंड ही उसको हिमाचूरिया होगा। अब ये फ्लैंक पेन हिमाचूरिया का तो कहते हैं यूरिन के अंदर ब्लड आ गया। फ्लैंक पेन क्या होती है, मैंने फ्लैंक पेन के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हमारे पास ये है वर्टिब्रास पीछे, ठीक है, जिसमें हमने कहा है हमारे पास सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकेक्स आ जाती है। अब इस वर्टिब्रास के साइड पे यहां हमारे पास अगर पेन हो, ये वाली पेन, इसे हम कहते हैं फ्लैंक पेन। ठीक है, और यही जो फ्लैंक पेन होती है, आगे लिखा होता है कहीं बुक्स पे कि फ्लैंक पेन ग्रोइंग टुवर्ड द ग्रोइन रीजन। अब ग्रोइन रीजन क्या होता है, ग्रोइन रीजन कहते हैं आपका, ये देखो ये पेल्विक है, ठीक है, ये पेल्विक है और यहाँ आपके पास प्यूबिक पार्ट है, और अगर ये वाली जो पेन है ये आपके प्यूबिक पार्ट तक जाए, फिर हम उसे कहते हैं वो टुवर्ड हो गया ग्रोइन रीजन में। लेकिन इधर क्या हो रहा है, जो पेन होगी वो के फ्लैंक पेन होगी, और फ्लैंक पेन मेनली मेनली डिनोट ये करती है कि आपको कोई किडनी का मसला है या आपको कोई यूरिनरी सिस्टम का मसला है। ठीक है, हमने पढ़ा कि रेनल इंजरी के अंदर क्या है, एक बंदा है उसको पेल्विक फ्रैक्चर था, इस पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से उसका रेनल इंजरी होगी। जब रेनल इंजरी होगी तो इस हमारे पास क्या सिम्टम लेके आएगा, वो फ्लैंक पेन के साथ आएगा, वो हिमाचूरिया के साथ आएगा। ठीक है, ये सबसे पहली बात थी रेनल इंजरी की। उसके बाद हम, ये तो छोटा था, उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैडर की इंजरी। अब ब्लैडर की इंजरी से पहले हम थोड़े से पार्ट्स पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये है ब्लैडर, ठीक है, और यहां से जो ऊपर ऊपर से क्या चीज आ रही थी हमारे पास, यहां से यूरेटर ड्रेन कर रहे थे। ठीक हो गया याद। उसके बाद ये जो ब्लैडर है इसके होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट, एक होता है हमारे पास डीप पार्ट। ठीक हो गया, और ऐसे ही एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लैडर की इंजरी मेनली किन वजह से होगी। याद रखना, जो ब्लैडर की इंजरी होगी वो मेनली होगी या तो आपके पास सुपीरियर पार्ट या सुपरफिशियल पार्ट की वजह से, या तो होगी एंटीरियर पार्ट की वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल में क्या मसला बनेगा, एंटीरियर में क्या मसला बनेगा। और हमने ये क्यों कहा कि या तो सुपरफिशियल और इंटीरियर की वजह से, यार डीप भी तो हो सकती है, पोस्टीरियर भी तो हो सकती है, इस वजह से क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जो हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है इसे कहते हैं डोम पार्ट, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड वीकेस्ट पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है, जो कि ऊपर वाली लेयर है, इस वजह से इसकी इंजरी सबसे ज्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास ये जो डोम पार्ट है या सुपरफिशियल पार्ट है, अगर आपकी इसकी इंजरी हो जाए तो हमारे पास क्या, आपके पास जो प्रेजेंटेशन आएंगी वो क्या आएंगी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक ब्लैडर है, ठीक है, इसका जो डोम पार्ट है इसका हो गया इंजरी। इसका जब डोम पार्ट का इंजर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ब्लैडर का जो प्रेशर होगा वो भर जाएगा, यानी जितना भी यूरिन होगा जाहिर बात है वो लीकेज सही तरह से नहीं हो पाएगी, और जो वो प्रेशर होगा वो बैकफ्लो भी जाएगा, रिगर्जिटेट भी करेगा। हम कहते हैं जब आपके पास यूरिन फ्लूइड भर गया है, हम कहते हैं इसके अंदर जो इंट्रावेजिकल प्रेशर है ना वो भर गया। अब इंट्रावेजिकल प्रेशर बनने की वजह क्या है, इसकी वजह ये कि जो हमारे पास ये सुपरफिशियल या हमारे पास डोम पार्ट है इसका ट्रॉमा हो गया। अब ट्रॉमा की पहले रीजन पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे इसके पैथोजेनेसिस पे जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक बंदा था, वो ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, उसने सीट बेल्ट लगाया था और एकदम से उसने ब्रेक मारी। जब उसने एकदम से ब्रेक लगाई उसकी वजह से जो उसका वीकेस्ट पार्ट था सुपरफिशियल पार्ट उसका डैमेज हो गया। जब सुपरफिशियल पार्ट का डैमेज हो गया तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ेगा। जब इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो यूरिन होगा ना, ये जो यूरिन होगा ये कहां जाएगा, ये आपका पेरिटोनियल कैविटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हमारे पास पेरिटोनियल एब्जॉर्प्शन हो गई है। ठीक है, या इसे कहते हैं पेरिटोनियल यूरिन अकुमुलेट हो गया। ठीक है, जो वर्ड्स है ना उस पे नहीं जाना, सिर्फ पैथोजेनेसिस को समझना, चाहे आप इसको उर्दू में याद रखो कि हमने कहा कि हमारे पास डोम की इंजरी हुई, इसकी वजह से इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ा। जब इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ा जारी बात है जो ब्लड हो, जो यूरिन होगा सॉरी, वो हमारे पास यहाँ जो पीछे है रिगर्जिटेट भी करेगा। ठीक है, और जारी बात है ये ट्रॉमा है तो यानी इंजरी है, इस इंजरी की वजह से यूरिन है वो यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। जब यहाँ से तो बाहर क्या है, यहाँ पेरिटोनियल कैविटीज है, तो इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो यूरिन है वो अकुमुलेट होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक पेरिटोनियल कैविटी है और उसके अंदर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पर है और ऐसे यूरेथ्रा था। ठीक है, और इसकी इंजरी हुई, जब इसकी
तो क्या हुआ, जो यूरन था पहले हमारे पास इंट्रावेजिकल प्रेशर कहाँ होने लग गया, इधर पेरिटोनियल कैविटीज में। इसलिए याद रखना है कि कोई भी कहे कि हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट में, आपके पास किसका कहना है कि हमारे पास जो इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी है ना, उसके अंदर यूरिन अकोमुलेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा के अंदर नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लैडर के बाद पीछे आता है इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी। जब भी हमारे पास इंट्रा वेजिकल प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से जो इंट्रा पेरिटोनियल अकुमुलेशन ऑफ यूरिन अकुमुलेट हो जाएगा, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, उसके अंदर आपका यूरिया होता है, जारी बात है, जिसने एक्सक्रीट होना है। उसके अंदर आपका नाइट्रोजन होता है, उसके अंदर आपके पास सोडियम होते हैं, कैल्शियम वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, जो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, लेकिन जो ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जो सोडियम होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं, वो किडनी भी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये है कि जो चीजें ना अब्जॉर्ब हो रही हैं वो आपसे ब्लैडर से यहाँ से एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्सक्रीट नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इंट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अकुमुलेट होने लग जाएगी। ठीक है, फिर हम इसे कहते हैं कि ऐसे बंदे में आपको जो कैराटिनिन है ना, उसका लेवल ज्यादा मिलता है। ये कैराटिनिन एक बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है कि आपका जो किडनी है उसके अंदर कोई मसला है, या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर मसला है। लेकिन जो मेनली है ना, ये किडनी को शो करवाता है। ये मैंने आपको वहां भी बताई थी बात। और हमने एक बात पढ़ी थी कि कैराटिनिन जब हाई हो, इसका मतलब याद रखना कि जो किडनीज है वो बायलैटरल मसला है। ठीक है, यानी बायलैटरल यूरिनरी सिस्टम के अंदर मसला है, कभी भी यूनिलैटरल नहीं है। यार ये बात वहां की थी। हमने कहा कि हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट में क्या हुआ, इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ा। इंट्रावेजिकल प्रेशर की वजह से जो इंट्रा पेरिटोनियल कैविटीज उसके अंदर इकट्ठा होने लग गया यूरिन। जब यूरिन इकट्ठा होने लग गया तो आपको कैलोरी भी ज्यादा, आपको ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन भी ज्यादा मिलेगा, आपको यूरिया भी ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया, हमारे पास ये चीजें आपको ज्यादा मिलेगी, आपको इसके अंदर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जारी बात है ये चीज, ये यूरिन वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। हम इसे कहते हैं डिफिन वॉइडिंग। टीन वॉइडिंग मैंने बताया था, जो यूरिन है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, सही तरह से एक्सक्रीट। ठीक है, ये था हमारे पास सुपर पार्ट इज, हम बढ़ते हैं एंटीरियर। एंटीरियर पार्ट किन क्या हुई थी। अब हम एंटीरियर, जब भी अभी हम फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन किस, जो एंटीरियर पार्ट है ना, ये ज्यादातर आएगा ऐसा बंदा जिनको पेल्विक का फ्रैक्चर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है कि जिस तरह हमने पहले रनल में पढ़ा है, हमने कहा कि पेल्विक का फ्रैक्चर हो गया कोई भी वजह से। जब पेल्विक का फ्रैक्चर हुआ तो वहां एक बोन ब्रेक डाउन हुई। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन ब्रेक डाउन हुई तो ये पेल्विक बोन ऐसे ऐसे टुकड़ों में डिवाइड होगी। जब पेल्विक बोन ऐसे पीसीज में डिवाइड होगी, इसे कहते हैं बोनी स्पाइक्यूल्स। ठीक है, जब अब देखो मैं कहता हूं कि पेल्विक फ्रैक्चर हुआ, ये जो एंटीरियर पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से एंटीरियर पार्ट का फ्रैक्चर हुआ, हमारे पास ये जो बोनी स्पाइक्यूल्स थी ना, ये सारे के सारे अकोमुलेट होने। ये देखो, ये हमारे पास, हमने कहा कि ये पेल्विक बोन की जब ब्रेकडाउन हुई तो इस तरह के बोनी स्पाइक्यूल्स आपको मिले। जब इस तरह के बोनी स्पाइक्यूल्स मिले तो ये क्या करेंगे, ये आपके जाके इस एंटीरियर पार्ट को भी डैमेज करेंगे, और साथ ये जाके आपके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो कैविटीज है ना, उनके अंदर अकुमुलेट होने लग जाएंगे। दोबारा सुनना, हमने कहा हमारे पास दो, एक होता है सुपरफिशियल में हमने कहा कि ऐसा हो सकता है एक बंदा ड्राइविंग कर रहा हो, ठीक है, ड्राइविंग की वजह से उन्हें सीट बेल्ट बांधी हो और उसकी वजह से उसकी इंजरी हो जाए, क्योंकि ये एक वीकेस्ट पार्ट है। ठीक है, हमने एंटीरियर में पढ़ा ये वीकेस्ट पार्ट तो है, लेकिन इसका मसला इस वजह से बनेगा क्योंकि उसको पेल्विक फ्रैक्चर हुआ होगा। ठीक है, एक और बात हमने सुपरफिशियल में पढ़ी, इसके अंदर इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ेगा। इसमें हमने इंट्रावेजिकल प्रेशर बनने की बात नहीं की। इसमें हमने पढ़ा कि इंट्रा पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर यूरिन अकुमुलेट होगा। इसमें हमने कहा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर होगा, लेकिन मसला किस वजह से होगा, बोनी स्पाइक्यूल्स की वजह से। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि इसमें ब्लैडर इंजरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक हो गया, अब हमारे पास उसके बाद थर्ड आती है, उसे कहते हैं हम यूरेथ्रल इंजरी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके वो क्वेश्चन आजमी करता है, इसीलिए हम इसकी पहले थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम ये देखना कि हमारे पास ये है ब्लैडर। ठीक है, ये ब्लैडर से हमारे यहां से नीचे आ रहा है, मैं मेल मेल बना रहा हूं इस वजह से। ये ब्लैडर है, इसके ऊपर हमारे पास एक ग्लैंड होता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो यूरेथ्रा है ये आगे ही कंटिन्यू करता है। ठीक है, जो यूरेथ्रा मेल्स में होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स के। अच्छा, प्रोस्टेट था, प्रोस्टेट के बाद ये जो यूरेथ्रा है ये कंटिन्यू करेगा, ये कंटिन्यू करेगा और हमारे पास इस तरह डिवाइड होगा, यानी इस तरह कंटिन्यू करता रहेगा। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से एक लेयर होगी।
इस तरह से। अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या है। ये हमारे पास जो है ना, ये थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको, ये है ब्लैडर, ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद ये है हमारे पास बल्बस लेयर। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास इधर एक लेयर होती है जहां जहां से आपकी ये वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड होता है, जहां से ये जो यूरेथ्रा आता है, ये कंटिन्यू होता है, इधर होती है हमारे पास एक बल्बस लेयर। दोबारा सुनना, हमने कहा हमारे पास ये है ब्लैडर, इस ब्लैडर के बाद आता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद हमारे पास आता है ये वाली, जिसे कहते हैं हमने कहा बल्बस लेयर, उसके बाद फिर आगे यूरेथ्रा कंटिन्यू करता है। और ये क्या है, ये ऊपर से हमारे पास स्किन है किसकी, पीनस की। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये जो स्किन और इस यूरेथ्रा के दरमियान लेयर होती है, इसे कहते हैं बक फैशिया। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। दोबारा मैं बता देता हूं कि हमारे पास, मैं इस तरह बनाता हूं, ये हमारे पास ब्लैडर। ठीक है, ये जो ब्लैडर है ये आगे इस तरह कंटिन्यू किया है, और जो कंटिन्यू इस तरह हमारे पास ये जो ब्लैडर है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने सीधा कर दिया तो ये ब्लैडर ऐसे कंटिन्यू किया हुआ है। पहले हमारे पास आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारे पास यहाँ आता है बल्बस मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर हमारे पास आती है यहां से इस तरह पेनाइल मेम्ब्रेन, जिसके दरमियान हमारे पास यहाँ लेयर जो इसे कहते हैं फैशिया, उसे कहते हैं बक फैशिया। और फैशिया के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास स्किन के बाद जो सेकंड होती है उसे कहते हैं फैशिया, और फैशिया की दो होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। लेकिन हम इधर सिर्फ एक बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये पढ़ेंगे कि पीनस के अंदर जो होता है ना, वो आपके पास डी फेशिया एब्सेंट होता है, इस वजह से। अच्छा, हम कहते हैं कि ये है बक फैशिया। बक फैशिया क्या है, हमारे पास ये जो यूरेथ्रा है और इस जो पिनाइल लेयर है, इसके दरमियान वाली जो लेयर है, इसे कहते हैं बक फैशिया। पहले आपको ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं यूरेथ्रा की। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ब्लैडर है, और ब्लैडर, ये जो प्रोस्टेट है ना, ये वाली जो लेयर है, इसे कहते हैं हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, पहली लेयर पहला पार्ट क्या है यूरेथ्रा का, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद ये जो ये वाली लेयर है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद ये जो मैंने आपको कहा एक बल्बस लेयर होती है, इसके ऊपर इसे कहते हैं हमारे पास बल्बर यूरेथ्रा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फिर ये जो पेनाइल के ऊपर है, इसे कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। हमने अभी तक जो है वो चार पढ़ी है। एक हमने पढ़ा है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकंड हमने पढ़ा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, थर्ड हमने पढ़ा है बल्बस यूरेथ्रा, और फोर्थ हमने पढ़ा है हमारे पास क्या है, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, और ये आपको एनाटॉमिकल होना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट होता है, उसके बाद फिर बल्बस मेम्ब्रेन होती है, और ये पेनाइल होता है। ये जो पेनाइल और यूरेथ्रा के दरमियान होता है, इसे कहते हैं बक फैशिया। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है ना एक फोसा प्रेजेंट होता है इधर बिल्कुल यूरेथ्रा के एंड पे, इसे कहते हैं फोसा नेविकुलरस। यूरेथ्रा को ओपन करके रखता है ताकि यूरेथ्रा इजीली यूरिन को एक्सक्रीट कर पाए, इसे कहते हैं फोसा नेविकुलरस। ये हमारे पास थी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इंजरी कितने किस्म की होती है और इसमें हमारे पास क्या मसला बनता है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं कि ये जो हमारे पास बल्बस है, ये जो बल्बस यूरेथ्रा है और ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, इनके दरमियान एक जंक्शन होता है, उसे कहते हैं बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। ठीक हो गया। वैसे तो हर लेयर के दरमियान होता है। अगर मैं कहूं कि ये प्रोस्टेट और मेम्ब्रेन के दरमियान, इसे कहते हैं हमारे पास मेम्ब्रेनो प्रोस्टेटिक जंक्शन, इसे कहेंगे बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, इसे हम कहेंगे पेनाइल बल्बो जंक्शन। ठीक है, इस वजह से। लेकिन मेनली था हमारे पास कि जो बल्बर है और मेम्ब्रेनस के दरमियान एक जंक्शन होता है, उसे कहते हैं बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। क्योंकि हमने ये चीज पढ़नी है, इस वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये थी हमारे पास एनाटॉमी। अब हम ये एनाटॉमी, मुझे ये बताओ, ये क्लियर है कि एनाटॉमी को रिपीट कर दूं एक दफा? ये मुझे बता दो एक दफा, अगर इसका रिपीट करवाना, रिपीट कर लेते हैं। रिपीट एक करवा देते हैं। एक दफा बाद रिपीट। एक रिपीट करवाए थे। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये है ब्लैडर। ठीक है, इस ब्लैडर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा ने कंटिन्यू होना है, और यूरेथ्रा ने कंटिन्यू हो गए इस तरह। ये देखो, ये यूरेथ्रा, ये फॉर एग्जांपल ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लैडर के नीचे एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिर आती है हमारे पास बल्बस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर आता है इस तरह पेनाइल मेम्ब्रेन, और इस पे यहाँ हमारे पास एक होती है स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं फोसा नेविकुलरस। और हमने कहा ये हमारे पास ये जो प्रोस्टेट है, इसके अंदर से जो गुजर रहा है, जारी बात है, इसे हम कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जो बिल्कुल किसी के ऊपर से नहीं है, इसे कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद हम ये जो बल्बर है, इसके अंदर से कहेंगे, इसे कहेंगे बल्बस यूरेथ्रा। उसके बाद ये जो हम पेनाइल के ऊपर से कहेंगे, इसे कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। ये थे हमारे पास यूरेथ्रा के चार पार्ट्स। और हमने कहा कि इस हमारे पास ये जो पीनस, ये सॉरी यूरेथ्रा है और ये जो पिनाइल लेयर है, इसके दरमियान ये जो होता है, इसे कहते हैं बक फैशिया, जो कि इस यूरेथ्रा को स्टेबल करके रख रहा होता है।
ठीक है, ये थी हमारे पास बात। अब हम पढ़ते हैं इस यूरेथ्रा की इंजरी। यूरेथ्रा की इंजरी हमारे पास किस किस्म की होती है। अब आपने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अपने जहन में याद रखनी है, क्योंकि ये इंजरी में बहुत ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो होती है, इसमें एक होता है एंटीरियर पार्ट की, एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट की। हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे ताकि इन दोनों में हम कंफ्यूज ना हो। अब होता ये जो, अगर एंटीरियर यूरेथ्रा मतलब एंटीरियर, पहले हम पढ़ लेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट हम कहते हैं किसको है। जो हमारे पास ये देख लो, जो हमारे पास ये जो बल्बर है ना, बल्बर यूरेथ्रा तक आता है ना, उसे हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। और जो हमारे पास ये जो प्रोस्टेट वाला और मेम्ब्रेन आता है ना, इसे कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। इस वजह से याद रखना है, जो हमारे पास बल्बर यूरेथ्रा से नीचे आता है, यानी बल्बर यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, इन दोनों को कहते हैं क्या, एंटीरियर पार्ट। और जो हमारे पास होता है, हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसे कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। अब आपको ज्यादा क्लियर होगी कि इंजरी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट की इंजरी है, तो जारी बात है मसला कहीं इन हिस्सों में, इन दो यूरेथ्रा के अंदर होगा। अगर हम कहें कि पोस्टीरियर पार्ट की इंजरी हुई है, तो मसला जो होगा वो इन दो यूरेथ्रा के दरमियान होगा। अब हम पढ़ते हैं इंजरी को डिटेल से। हम कहते हैं कि हमारे पास पहली चीज के एंटीरियर पार्ट की हुई है इंजरी। ठीक है, अब एंटीरियर पार्ट की इंजरी हुई है, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो बल्बर मेम्ब्रेन है ना, बल्बर मेम्ब्रेन वो डिसरप्ट कर जाती है। बल्बर मेम्ब्रेन क्या थी, हम पीछे चलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये वाली जो थी ना, बल्ब, ये वाली, यानी बल्बर यूरेथ्रा, ये था बल्बर यूरेथ्रा। यानी ये जो हमारे पास मसला किसके अंदर बनेगा, इसके अंदर। अगर मसला इसके अंदर बने, हम इसे कहेंगे हमारे पास क्या, बल्बर यूरेथ्रा। बल्बर यूरेथ्रा की वजह से जो इंजरी होती है, उसे हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रल इंजरी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ये जो बल्बर यूरेथ्रा की जो इंजरी होती है, उसे कहते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, अब ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर आपके पास जो बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी होगी ना, जितना भी यूरिन होगा, ठीक है, यानी ब्लड होगा, वो सारा का सारा कहां जाएगा, सेक्रोटम के अंदर। सेक्रोटम हमने पढ़ा है कि टेस्टिस की जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसे कहते हैं सेक्रोटम। अब ये सेक्रोटम के अंदर जाएगा क्यों, हम पहले वो करते हैं। हमने कहा हमारे पास ये है फॉर एग्जाम्पल पीनस, और हमारे पास ये है टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम को नहीं इतना जाना, ये है स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये है कि यहां से जो बल्बर यूरेथ्रा है ना, उसका मसला बन गया। अब अगर यहाँ बल्बर यूरेथ्रा का इशू बनेगा, तो क्या होगा, आपका जो यूरिन होगा वो यहाँ पास आउट करके सेक्रोटम के अंदर चला जाएगा। जब यहाँ से पास आउट करके सेक्रोटम के अंदर चला जाएगा, तो टेस्टिस होंगी वो फुल स्वेल हो जाएंगी। जब टेस्टिस फुल स्वेल हो जाएगी, तो यहाँ से टेस्टिक आर्टरीज, कैपिलरी, सारी की सारी ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर हम उसे कहते हैं कि आपके टेस्ट के अंदर यूरिन अकुमुलेट होने लग गया, सॉरी ब्लड अकुमुलेट होने लग गया। हम उसे कहते हैं सेप्टल हेमाटोमा। दोबारा सुनना बात, हमने कहा है कि हमारे पास एंटीरियर की अगर इंजरी होती है, एंटीरियर, पहली चीज के एंटीरियर पार्ट की इंजरी का मतलब क्या है। एंटीरियर पार्ट की इंजरी का मतलब यह है कि जो हमारे पास बल्बर यूरेथ्रा है ना, वो डिस्टर्ब हो गया। जब ये बल्बर यूरेथ्रा डिस्टर्ब होगा ना, तो जितना भी यूरिन है ना, वो आपके पास टेस्टिस की तरफ चला जाएगा। जब टेस्टिस की तरफ जाएगा, वहां जाके आपकी टेस्टिकुलर आर्टरीज, हमने पढ़ा पंफिनिफॉर्म प्लेक्सिस, टेस्टिकुलर वेन, आपकी सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होगी उसे कहेंगे सैक्रोटल हीमाटोमा। ठीक है, आप लोगों ने नेट से एक तस्वीर देखनी है सैक्रोटल हीमाटोमा की, आपको पता लग जाएगा। फिर आप लोग देखोगे कि सैक्रोटल हीमाटोमा की रीजन क्या है, कि आपके बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी होगी। और बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी कहां होती है, एंटीरियर पार्ट में। ठीक है, ये था आपका एंटीरियर पार्ट का। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको एक जंक्शन बताया, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। इसके अंदर उसका मसला बनता है बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का। ये हमने कहा था, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, उसके बाद आगे जा रहा है, और यहाँ ऊपर होता है बल्बस। इस वजह से इसे कहेंगे बल्बस। ये था हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये था हमारे पास बल्बस यूरेथ्रा, और इन दोनों के दरमियान जो लेयर थी, वो थी हमारे पास बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन। अब इसके अंदर क्या मसला बनेगा, इसके अंदर आपका बल्बस, बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन की वजह से जो यूरिन होगा, वो आपका पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर चला जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपका जो है ना यूरिन, वो यहाँ बाहर, क्योंकि आपके पास बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का मसला बना है। अगर आपका ये बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का मसला बना है, तो जो यूरिन है, ये सारा का सारा जो है ना, वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज की तरफ चला जाएगा, किडनी की तरफ चला जाएगा वापस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज होगी ना, उनके अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्यों जाएगा, इसकी रीजन क्या है। ये देखना, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बनाता हूं कि हमारे पास ये है, और उसके बाद हमने कहा है ये हमारे पास है टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस का जो कनेक्शन है, ये किसके साथ है, ये है बल्बस के साथ, ऐसी है बल्बस यूरेथ्रा के साथ। अगर हमारे पास बल्बस यूरेथ्रा का मसला बनता तो क्या था,
जो था वो सारा का सारा आपका टेस्टिस के अंदर आना था। लेकिन अब ये मसला किधर है, आपके टेस्टिस के कनेक्शन के ऊपर, यानी अब ये आपका मसला इधर है, यानी बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन में। जब आपका ये मसला इधर है, अब ये जो यूरिन है ना सारा, ये सारा का सारा यहां से लीक आउट करेगा, और जो जिसे कहते हैं रेट्रो प्यूबिक स्पेस यानी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर वो चला जाएगा। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। अब हम अगर दोनों में डिफरेंशिएट करें, हमने पहले कहा कि एंटीरियर पार्ट में आपको बल्बस यूरेथ्रा का मसला बनेगा, पोस्टीरियर पार्ट में आपको बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का मसला बनेगा। इसके अंदर जो मसला बनेगा उसकी वजह से सेक्रोटल हेमाटोमा हो जाएगा। इसकी वजह से जो मसला बनेगा उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज है ना, उसके अंदर यूरिन अकुमुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर से अब हम एक चीज एक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। हमने कहा था, हमने एक चीज पढ़ी है, उसका नाम था हमारे पास बक फैशिया। याद है हमने एक चीज पढ़ी, मुझे बता सकते हैं आपके बक फैशिया क्या था? ये हमारे पास है यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा और इस जो पेनाइल है इसके दरमियान वाला जो लेयर होती है उसे कहते हैं फैशिया, और वो होता है बक फैशिया के अंदर। बात याद रखना, अगर एंटीरियर पार्ट की इंजरी होती है तो उसके अंदर बड़ा ज्यादा रिस्क होता है कि उसके अंदर आपका बक फैशिया का डैमेज ना हो जाए। और अगर ये बक फैशिया का भी डैमेज हो जाता है, हमने कहा कि एंटीरियर पार्ट में बल्बल यूरेथ्रा का मसला बनेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल साथ आपका बक फैशिया भी इंजर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ये जो यूरिन होगा वो सारा का सारा जो पेरिनियल लेयर्स है ना, पेरिनियम, उसके अंदर अकुमुलेट होने लग जाएगा। या आप कहो कि इंट्रा पेरिटोनियल अकुमुलेट होने लग जाएगा, ये भी बात ठीक है। ठीक है, लेकिन इसे पेरिनियल स्पेस में अकुमुलेट कहोगे वो भी ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस भी सोल्व हो। हम कहते हैं कि हमारे पास ये है एंटीरियर पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, एंटीरियर पार्ट में हमने पढ़ा कि मसला बनेगा आपके बल्बस यूरेथ्रा के अंदर, पोस्टीरियर पार्ट में मसला बनेगा बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन के अंदर। अगर बल्बस यूरेथ्रा के अंदर मसला बनेगा तो सेक्रोटल हेमाटोमा होगा। ठीक है, पोस्टीरियर में यानी बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन के अंदर मसला बनेगा तो जो यूरिन होगा वो अकुमुलेट हो जाएगा किधर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर। ठीक है, ये था हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट। अब हम थोड़ा सा इस पीछे की तरफ भी जाते हैं। इसके अंदर जो हमने पहले पढ़ा है ब्लैडर इंजरी, ब्लैडर इंजरी में हमने कहा कि हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है एंटीरियर। हमने कहा अगर सुपरफिशियल होगा तो इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो सारा का सारा इंट्रा पेरिटोनियल कैविटीज के अंदर अकुमुलेट हो जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर एंटीरियर पार्ट का है तो एंटीरियर पार्ट के अंदर बोनी स्पाइक्यूल्स की वजह से आपके जो इसकी मेनली इंजरी होगी, ठीक है, यानी पेल्विक फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से आपके जो पेल्विक बोन्स थी वो छोटी सी ब्रेकडाउन हुई और उसने आपके ब्लैडर को भी इंजर करवा दिया। कौन से पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को। जब एंटीरियर पार्ट की इंजरी हुई उसकी वजह से जो यूरिन है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अकुमुलेट हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। एक था हमारे पास बल्बस यूरेथ्रा, सॉरी ब्लैडर इंजरी, और हमारे पास फिर आता है यूरेथ्रल इंजरी। ठीक है, मुझे ये बताओ इसमें क्लियर है बात? फिर एक छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं। ये आपको बुक से पढ़ते हुए मसला नहीं बनेगा आप। अच्छा, पेरिनियल स्टेडल इंजरी हमारे पास जो होता है ना एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर यूरेथ्रा का दूसरा नाम होता है, ये बाद में बताना भूल गया था, एंटीरियर जो यूरेथ्रा होता है ना उसका दूसरा नाम होता है पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। अब पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी क्या है, हमने कहा कि हमारे पास जो है ना बक फैशिया इंजर्ड हो गया। हमने कहा जो भी एंटीरियर पार्ट का बंदा आएगा उसके अंदर पहले तो होगा कि बल्बस यूरेथ्रा तो जरूर इंजर्ड होगा, लेकिन उसके अंदर एक रिस्क होगा बक फैशिया भी इंजर्ड। जब बक फैशिया इंजर्ड होगा, मैंने आपको कहा जो यूरिन है वो सारा का सारा पेरिनियल लेयर्स के अंदर अकुमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, पेरिनियल के अंदर अकुमुलेट होने लग जाएगा। जब उसकी वजह से हमारे पास अकुमुलेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास ये है एक पेरिनियल लेयर, ठीक है, जिसमें हमने कहा हमारे पास ट्रायंगल होती है इस तरह की, यूरोजेनिटल ट्रायंगल। उसके अंदर आपका जो सारा का सारा यूरिन है वो अकुमुलेट होने लग गया। जब अकुमुलेट होने लग जाएगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एनल स्फिंक्टर जो है वो उसका इंजर हो जाएगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसके अंदर मसला बन जाएगा। यानी जितने भी बॉडी के हम जो कंट्रोल करते हैं वोलेंटरी स्फिंक्टर्स, वोलेंटरी मसल्स, उनके अंदर मसला बन जाएगा। फिर हम इसके अंदर पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी के अंदर जो हम यूरिन को, जिस तरह हम क्लास कहीं बैठे हो हमें यूरिन आ जाए लेकिन हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो पावर चली जाएगी। इस वजह से एंटीरियर पार्ट को हम पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी भी कहते हैं। इसका मसला इस वजह से बनता है क्योंकि बक फैशिया इंजर्ड हो जाता है और यूरिन जो होता है वो आपके सारी की सारी पेरिनियल लेयर्स के अंदर अकुमुलेट होने लग जाता है। और उसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका दूसरा नाम होता है हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर या पेल्विक इंजरी। क्लियर है ये चीज? इसमें बता दो ताकि फिर हम जो है ना एक टॉपिक कर लें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, हाई राइडिंग प्रोस्टेट का मतलब देखो, हमारे पास ये है, हमारे पास ब्लैडर, ठीक है, और का ये है प्रोस्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो ब्लैडर है ना, ये बहुत ज्यादा फुल हो गया। जब ये ब्लैडर बहुत ज्यादा फुल हो जाएगा तो जारी बात है ये जो प्रोस्टेट है ना, ये सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक चीज। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एज के साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, उसका साइज बढ़ जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20 एज है तो हमारे पास प्रोस्टेट का साइज होगा इतना, लेकिन अगर कोई बंदा आपके पास 60 एज में आया तो उसका प्रोस्टेट का साइज हो जाता है बहुत ज्यादा। जब जैसे बंदा बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती रहती है, तो उस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है ना, तो ये करता क्या है, ये आपके यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब यूरेथ्रा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इस वजह से जो ज्यादा बुरे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, 60-70 एज में, ओल्ड एज मेल फीमेल, सॉरी फीमेल नहीं मेल्स, उसके अंदर आपके पास जो यूरन होता है वो सही तरह से वॉइड नहीं हो पाता। क्लियर है? इसे हम कहते हैं कि हाई राइडिंग प्रोस्टेट, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक रीजन के ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्यों करेगा, क्योंकि आपका ब्लैडर बहुत फुल हो गया है। सेकंड चीज इस वजह से क्योंकि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो साइज में इनलार्ज कर जाता है ऐसे लोगों में जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, फिर उसकी वजह से आपको प्रोस्टेटिक कैंसर के भी बहुत ज्यादा रिस्क हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, बुक में छोटा लिखा है लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास आता है ऑटोनोमिक इनर्वेशन ऑफ मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस। अब ये क्या होता है? ठीक है, हमारे पास इसको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे भी आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन लाजमी कर लेता है। पहली चीज आपको 3 फेजेस मैं लिखता हूं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पहली फेज होती है, हम उसे कहते हैं इरेक्शन फेज। सेकंड फेज होती है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एमिशन फेज। थर्ड फेज होती है, हम कहते हैं एक्सपल्शन फेज। अब ये क्या होती है? सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास इरेक्शन फेज के अंदर जो पीनस है वो इरेक्ट कर जाएगा। और ये जो पीनस है ये इरेक्ट कब करता है? ये आपके पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस में करता है। कोई भी कहे कि जो पेनाइल है जब इरेक्ट करता है तो ये किसकी प्रेजेंस में करता है? ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस में करता है। और कोई कहे कि एजैकुलेशन ऑफ स्पर्म किसकी प्रेजेंस में होते हैं, तो कहना सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इसकी डिटेल। हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास हुई सबसे पहले जो है ना, ये हमारे पास पूरा हम रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कैसे जो है वो एजैकुलेट होंगे स्पर्म। सबसे पहले हमने कहा जो इरेक्शन होती है वो रिस्पॉन्स होती है पैरासिम्पथेटिक नर्व्स की। ठीक है, मैं अभी बताता हूं कौन सी पैरासिम्पथेटिक थी, लेकिन पहले इसको कंसेप्ट कर लो। इरेक्शन होती है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब एमिशन क्या होता है? एमिशन यानी पहले आपका जो पेनाइल था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। सेकंड क्या हुआ? एमिशन में हमारे पास जितने भी आपके देखो, हमारे पास जो ब्लैडर है ना वो क्लोज हो जाता है। यानी जो ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है, ब्लैडर का नेक होता है ना, वो क्लोज हो जाता है। वो क्लोज इस वजह से होता है क्योंकि अब यूरिन ने पास नहीं करना, अब सीमन ने पास करना है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि सबसे पहले इरेक्ट हुआ। इरेक्ट के बाद क्या हुआ? एमिशन फेज है। एमिशन फेज में क्या होता है? आपका जो ब्लैडर है वो क्लोज हो जाएगा और आपके बाकी भी जो ऑर्गन्स हो जाते हैं ना, जहां जिसने आपका जो है ना यूरिन एक्यूमुलेट करना होता है, एक्सक्रीट करवाना था, वो भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि अब सीमन ने एक्सक्रीट करवाना है, इस वजह से आपका ये फेज आता है एमिशन फेज। पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारे पास आता है इरेक्शन फेज, जिसमें हमने पढ़ा कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के करवाता है, ये आपकी इरेक्शन करवाता है। ये हम पढ़ेंगे कैसे करवाता है। सेकंड हमने कहा कि जो एमिशन फेज होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ब्लैडर होता है ना वो क्लोज होता है। थर्ड फेज होता है एक्सपल्शन फेज। अब एक्सपल्शन फेज के अंदर क्या होता है? जो आपके पास पीनस है ना, पीनस का जो ऊपर वाला अपर लेयर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है थोड़ी सी, ताकि जो सीमन है वो एक्सक्रीट हो पाए। क्या मैंने आपको बताया? एक्सपल्शन फेज के अंदर क्या होता है? मेनली याद रखो कि आपके पास जो सीमन है वो एक्सक्रीट होता है। पहले आपको बताया कि आपके पास जो इरेक्शन है वो होती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर हमने कहा एमिशन फेज आता है, वो होता है ब्लैडर करवाता है, ब्लैडर कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी ब्लैडर कंट्रैक्ट हुआ, क्लोज हो गया, ब्लैडर की जो ओपनिंग है वो क्लोज होगी। थर्ड हमने पढ़ा एक्सपल्शन। एक्सपल्शन में हमने कहा कि सीमन जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक भी कुछ पढ़ते हैं। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है एजैकुलेशन करवाना, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आपके इरेक्शन करवाना। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यानी एजैकुलेशन ऑफ स्पर्म किसका काम है? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का। इरेक्शन ऑफ स्पर्म, इरेक्शन ऑफ पीनस किसका काम है? पैरासिम्पथेटिक नर्व्स का। और पैरासिम्पथेटिक नर्व के अंदर आपकी आती है S2
S3 एंड S4। कोई भी कहे कि आप ये बताओ कि जो इरेक्शन होता है वो किसके रिस्पॉन्स में करता है, तो हमने कहना है S2 के, S3 के, 4 नर्व के, और वो किसकी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है। ठीक है। सेकंड हमने कहा कि हम कहते हैं सिंपैथेटिक में आपने याद रखना है कि आपके पास होता है T11 से लेके A2 तक जो भी नर्व होती है वो हमारे पास सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स करती है, जिसने एजैकुलेशन करवानी होती है स्पर्म। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यार ये बताओ कि हमारे पास सीमन को क्यों रिलीज करवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है ना, इसका मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ठीक है। तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों सीमन को एक्सक्रीट करवा रहा है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम तो होना चाहिए था कि पीनस को इरेक्ट करवाना, कंस्ट्रिक्ट करवाना। इसका ये होता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये इस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारे के सारे जो बॉडी के organ है ना वो कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। जब भी सीमन का एक्सक्रीशन होता है तो जितने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना वो आपके पास खींचते चले जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो कौन करवा रहा होता है, आपके सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। और जब आपके बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो आपका जो सीमन होता है वो इजीली एजैकुलेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपल्शन हो गई है। ठीक है। हमने कहा कि 3 फेजेस में होता है। एक होता है इरेक्शन जो कि रिस्पॉन्स करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की S2, S3 एंड S4, यानी S2 से S4 तक। सेकंड हमारे पास एमिशन में हमने कहा कि हमारे पास जो ब्लैडर है ना वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। या हमारे पास जितने भी आपको पता है पेल्विक ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक। ने कहा कि एक्सपल्शन जो पीनस है वहां वो सीमन को एक्सक्रीट करवाएगा। ये आपको 3 चीजें तो पहले इसमें जरूर पता होना चाहिए। फिर अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है और वैसो डायलेशन होती है। ठीक है। क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, उसमें जो कुछ बातें हैं वो सुन लेना। अब हम कहते हैं कि हमारे पास बॉडी में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ लोग जो नाइट्रोग्लिसरीन की मेडिसिन लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन चेंज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये करती क्या, नाइट्रिक में भी आपको ये पता हो मैकेनिज्म। ठीक है। लेकिन नहीं भी पता तो सुन ले। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ये करती है, ये आपके हमारे पास साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा देती है, रेगुलेट। ठीक है। साइक्लिक जीएमपी आगे क्या क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ साइक्लिक सीजीएमपी को रेगुलेट करती है हाफिज साहब। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड करती है, साइक्लिक जीएमपी रेगुलेट करती है, और साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 को इंक्रीज करवाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो वेसोडाइलेशन हो जाती है और हाइपोटेंशन होती है। इस वजह से हम जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना वो इन बंदों को देते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये रिवर्सिबल भी होता है। क्या कह रहे हो? ठीक हो गया हाफिज साहब, ठीक हो गया, यही पूछना था। हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, आप ये मैकेनिज्म याद रखोगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 में जाती है और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज भी साइक्लिक जीएमपी में जाती है। होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आगे हमारे पास साइक्लिक जीएमपी के लेवल को इंक्रीज करवाती है, और साइक्लिक क्या करती है वो आगे आपके पास वेसोडाइलेशन करवाती है, हाइपोटेंशन करवाती है। इस वजह से ये जो ड्रग होती है ये आप ऐसे बंदों में देते हो जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। कोई भी आपके पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको हाइपोटेंशन करने के लिए आप ये वाली ड्रग दे सकते हो नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका ये है। ठीक है। आपका और साथ हमारे पास मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक ड्रग। हाँ जी। वो जो उस दिन सर पढ़ा रहे थे वो जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा समझाइएगा, वो क्या था ये इसका मैकेनिज्म का। यार वो ना सारी की सारी क्लिनिकल फार्मा की बात है, वो मुझे जो है ना क्लिनिकल चीजें हैं। ठीक है। वो अच्छा स्टेप अच्छा, 2 की चीजें हैं। ठीक है। वो ठीक मैं हो आपको गया, अभी कहूँ कि मुझे खुद इस बारे में इतना नहीं पता, ठीक तो हो जो गया। चीजें पता हुआ मैं कहूँ आपको। ठीक है। वो हम्म, ड्यूरेशन था कि ना मतलब ये जो ड्रग होती है ये कम काम करती है, वो कम ज्यादा करती है। ठीक है। हमें तो बेसिक का थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, ठीक जो हो गया। सिल्डेनाफिल है ना, हम हमारे पास पहले क्या है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये चेंज होती है साइक्लिक जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी होती है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 में, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 आगे वैसोडाइलेशन। हाइपोटेंशन करवाती है वेसोडाइलेशन। यानी कोई भी कहे कि वेसोडाइलेशन वेसोडाइलेशन कैसी होती है, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। साथ हमारा था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, सिल्डेनाफिल होता है। सिल्डेनाफिल क्या करता है, ये आपके फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 को इनहिबिट करके रखा होता है। मैं ये वाला मैकेनिज्म आपको वैसे दोबारा बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। होता ये हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो रही है साइक्लिक जीएमपी के अंदर। ठीक है। साइक्लिक जीएमपी आगे हमारे पास। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख। ठीक है। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज होती है हमारे जीएमपी के अंदर, और साइक्लिक जीएमपी का पीडी। काम ये था आपकी वेसोडाइलेशन करवाना, यानी हाइपोटेंशन करवाना।
ठीक है। और साथ ही हमारे पास बॉडी में ज्यादा हाइपोटेंशन ना हो जाए, हमारे पास क्या चीज होती है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5। ये क्या करवाता है, ये साथ आपके साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट करवा के रखता है ताकि आपकी ज्यादा वेजोडाइलेशन ना हो ज्यादा जाए। ये पॉइंट हाइपरटेंशन क्लियर ना है हो। सबको? ठीक हो गया। दोबारा रिपीट करता हूं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाती है, साइक्लिक जीएमपी आगे वेजोडाइलेशन करवाता है यानी हाइपोटेंशन करवाता है, और बॉडी में ज्यादा हाइपोटेंशन ना हो जाए, वो जो फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 थे ये आपके साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट कर देते थे। ठीक है, ये था असल क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। ठीक है, उसका ये जवाब था कि जो बॉडी है वो जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड देने की वजह से हाइपोटेंशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि साथ फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 होता है। फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 अगर हम देंगे बंदे को तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, तो हमारे पास जो हाइपरटेंशन है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बंदे जो कि मेडिसिन ले रहे हैं जिसका नाम होता है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल। अब ये सिल्डेनाफिल करती क्या है, ये आपके इस फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 को इनहिबिट कर देती है। जब ये हमारे पास फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 इनहिबिट, तो क्या ये मैकेनिज्म चलेगा, आपके पास फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 आगे से कोई इनहिबिट कर पाएगा, तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ज्यादा रेस होगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन ज्यादा वर्स हो जाएगी और बंदे का जो ब्लड प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बात रिपीट करवा देता हूं कि हमने कहा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये चेंज होती है साइक्लिक जीएमपी के अंदर, और साइक्लिक जीएमपी ने आगे हाइपोटेंशन करवानी होती है। और साथ ही हमारे पास फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर होता है, ये क्या करवाता है, ये या 5 इनहिबिटर होता है, क्योंकि कुछ बुक्स में मैंने 5 भी पढ़ा है। फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 5 क्या करता है, ये आपके साइक्लिक जीएमपी को इनहिबिट करके रख रहा होता है ताकि ज्यादा हाइपोटेंशन आ जाए। ये नॉर्मल काम हो रहा होता है अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड देते हो। लेकिन एक बंदा जिसका लिबिडो वीक है वो क्या करवाता है, वो एक मेडिसिन लेता है, हमने कहा वो होता है सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल क्या करती है, वो इसको इनहिबिट कर देती है। जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और बॉडी में जो हाइपोटेंशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये था हमारे पास इसका मैकेनिज्म, यानी वेसोडाइलेशन कैसे होती है। अब हम इस वजह से कहते हैं कि जो है ना, आप सिल्डेनाफिल मेडिसिन तो ले रहे हो, सिल्डेनाफिल फॉर एग्जांपल सिल्डेनाफिल अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 को इनहिबिट करवाएगा। जब फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 या 5 इनहिबिट हो जाएगा, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा हो जाएगा और आपके पास सिल्डेनाफिल के मसला ये बनेगा, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाई थी बात तो मैंने बताई थी कि ऐसा बंदा जो कि नाइट्रोग्लिसरीन भी ले रहा है तो वो सिल्डेनाफिल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि सिल्डेनाफिल जो होता है वो लिबिडो को तो ठीक कर देगी लेकिन कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर सकती है। ठीक है, ये था हमारे पास कि वेसोडाइलेशन कैसे होती है। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा तो वेसोडाइलेशन होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना सेकंड चीज के जो वेसो कंस्ट्रिक्शन कैसी होती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन के बारे में मैं आपको ये देखो एक सेल बनाता हूं, ये है सेल। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बात बताई है कि सेल जो होते हैं वो हमारे पास पोटेशियम से रिच होते हैं, अगर याद आपको, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए आपका जो सेल्स होता है उसको कंस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है, डीपोलराइजेशन होना जरूरी है। अब होता यह है कि सेल पोटेशियम से फुल होते हैं। जब हमारे पास सेल जो होते हैं वो पोटेशियम से फुल होते हैं, पहला काम क्या होता है, पहला आपके पास जो काम होता है वो आपके पास सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम हमारे पास जो होता है वो एंटर होने लग जाता है सेल के अंदर सबसे पहले। सेकंड काम, आपके पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, ये जो पोटेशियम होता है ये सेल से बाहर एक्सक्रीट करने स्टार्ट हो जाता है। फिर थर्ड हमारे पास काम क्या होता है, आपके कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, वो सेल के अंदर चले जाते हैं। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो तकरीबन घंटे 45 मिनट की है अलहदा से, सिर्फ बता इसलिए रहा हूं कि कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है। सबसे पहले फर्स्ट काम आपका जो सोडियम है वो इन होता है, सेकंड काम जो आपका पोटेशियम है वो आउट होता है, थर्ड काम जो आपका कैल्शियम है वो इन होता है। ठीक है, जब आपका कैल्शियम बॉडी में इन होता है तो कैल्शियम का करवाता है, कैल्शियम आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें कैल्शियम जो होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कैसे करवाता है। हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो हमारे पास जाके, ये हमारे पास है एक सेल है, यहां हमारे पास अंदर पड़ा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी मस्कुलर सेल है और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। कैल्शियम क्या हुआ है, कैल्शियम एंटर हुआ है, पहले हमने कहा कि सोडियम एंटर हुआ, फिर पोटेशियम निकला, फिर कैल्शियम एंटर हुआ। जब कैल्शियम एंटर हुआ तो कैल्शियम इस सेल के अंदर गया, कैल्शियम जाके इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट करता है तो मैंने आपको बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिच विद कैल्शियम, तो यहां से फिर अपनी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, ये बातें जिसको नहीं भी याद तो ये ना भी याद रखे, सिर्फ ये चीज याद रख ले कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो रिस्पॉन्सिबल करती है आपके कैल्शियम में, क्योंकि ये सारी की सारी सीवीएस की डिटेल है। कैल्शियम की जो होती है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन व्हाइल वेजोडाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है, आप लोग ये चीज याद रख लो तो इनफ है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। क्लियर है। ये चीज थी हमारे पास। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से किसी का भी क्वेश्चन हो तो बताए। ये आप लोग जरूर पढ़ लें, क्लास इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। हम पहले भी बड़ी बार डिस्कस करते रहे, लेकिन आज जरा थोड़ी सी डीप में जाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक डक्ट आती है जिसे हम कहते हैं डक्टस डेफरेंस, या हम इसे कहते हैं वास डेफरेंस। कभी भी आप पढ़ोगे ना, आप कहोगे कि जो टेस्टिस होता है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक वास डेफरेंस होता है, एक एपिडाइडमस होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ना आपके स्पर्म्स की लगानी है, उनको भेजना है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, और फिर वहीं से आपके जो स्पर्म्स है उसको एक्सक्रीट करवाना है, किधर से? पीनस के थ्रू। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये मैं बना रहा हूं डक्टस डेफरेंस। ये डक्टस डेफरेंस जा रही है और ये डिवाइड हो रही है आगे एपिडाइडमस के अंदर, और एपिडाइडमस से जा रही है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। मैंने ये बनाई है, मेरे पास डक्टस डेफरेंस एक डक्ट है। उसके बाद मैंने बनाया कि डक्टस डेफरेंस आगे जा रही है एपिडाइडमस के अंदर, और एपिडाइडमस अंदर जा रहा है फिर टेस्टिस के अंदर। पहली बात ये। उसके बाद सेकंड चीज, इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है टेस्टिस की, इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बीजिनिया। ठीक हो गया, इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बीजिनिया। उसके बाद हम जो है ना, हमारे पास डक्टस डेफरेंस हो गया है, हमारे पास एपिडाइडमस हो गया, ये हो गया। अब हम कहते हैं कि यहां हमारे पास ना, आप एक लफ्ज वर्ड पढ़ोगे, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये क्या होता है? हमारे पास ना एक, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं एक टाई है, देखो मैं एक सेल्स बना रहा हूं जो कि बिल्कुल टाइट जंक्शन के साथ अटैच है। ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास टेस्टिस के सेल्स हैं। ठीक है। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ खास चीजों को ना एंट्री देनी है यहां से इधर तक। क्या सुनना बात, मैंने कहा है कि मेरे पास ये है सेल्स, कोई भी मैंने फॉर एग्जांपल सेल बना दिया, इसको टेस्टिस ना समझो, कोई भी सेल्स बना दिए। अब ये सेल्स क्या होगा? ये सेल्स अगर मेरे पास ये इस तरह का सेल है और एक इस तरह का सेल्स है, तो ये वाले सेल्स क्या करेंगे? ये इस सेल्स को एंट्री दे देंगे। ठीक है, और इसको नहीं होंगे। इसे कहते होते हैं कि हमारे पास, इसे कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो कुछ खास किस्म की चीजों को एंट्री दे देते हैं और किसी को नहीं देते। इसी तरह ही हमारे पास होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बैरियर जब भी याद रखना ना, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक डोर है। ठीक है, इस डोर से कुछ ऐसी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी जो टॉक्सिक नहीं होंगी, और कुछ ऐसी चीजों को एंट्री नहीं मिलेंगी जो कि बैक्टीरियल होंगी, वायरल होगी, टॉक्सिक वगैरह होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ब्लड टेस्टिस बैरियर है, इसका मतलब ये है कि यहां से आपके पास कुछ हार्मोन्स को एंट्री मिलेगी। ठीक है, और कुछ हमारे पास स्पर्म्स को एंट्री मिलेगी, उसके अलावा किसी भी चीज को एंट्री नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। एक बैरियर है जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्लड की सप्लाई हो, ठीक है, कुछ हार्मोनल सप्लाई को, और कुछ हमारे पास होते हैं स्पर्म सप्लाई एंट्री दे देता है, बाकी चीजों को नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास इस टेस्टिस के अंदर ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं होता। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये देखो, ये टेस्टिस का सेल है, ये दो सेल मैंने बना दिए, ये बैरियर है। इस टेस्टिस के अंदर से हर चीज ट्रांसफर हो जा रही है, लिपिड्स भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया था वो भी एंटर जा रहे हैं। इस वजह से क्या होना था? आपका जो टेस्टिस है वो फेल हो जाना था। अभी हम ये पैथो में एक कंडीशन पढ़ेंगे कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का मसला बनने से क्या होता है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखो, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हमने कहा ये है हमारे पास डस डेफरेंस, उसके बाद हमने पढ़ा ये है एपिडाइडमस, ये है हमारे पास ऊपर वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बीजिनिया, और अंदर टेस्टिस पड़ा हुआ है। और यहां मैंने आपको बताया एक बैरियर है जिसका नाम है ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिसका काम होता है कुछ खास चीजों को एंट्री देना, और जिसको नहीं देना वो आउटसाइड वापस चली जाती होती, ताकि आपकी टेस्टिस जो है उनमें मसला ना बने। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ब्लड टेस्टिस बैरियर का पता लग गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इस टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटी छोटी ना ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह की, इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ना आपके इस तरह के छोटे छोटे सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ना, इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। दोबारा सुनना, अभी तक मैंने क्या बताया, एनाटॉमी सुनना। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास होता है डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस आगे चेंज होता है एपिडाइडमस के अंदर, और एपिडाइडमस जाता है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। और उसके उसके जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बीजिनिया, और इधर एक बैरियर होता है जिसका नाम होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती है जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक हो गया, ये क्लियर है सबको?
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्लियर है। बता दिया तक के ना। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास इस हमने पढ़ना है कि स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम है, ठीक है। फिर अच्छा, पहले तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, उसको डिटेल से और पढ़ते हैं। हमने कहा ये है स्पर्मेटोगोनिया, पहले हमने पढ़ा ये है वास डेफरेंस, फिर हमने पढ़ा ये है एपिडाइडमस, ये हमने पढ़ा ब्लड टेस्टिस बैरियर, हमने कहा ये हमारे पास होता है ट्यूनिका एल्बिजिनिया, उसके बाद हमने कहा ये होता है सेमिन फेरिस ट्यूब्यूल, उसके अंदर सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। बढ़िया। और हमारे पास टेस्टिस के अंदर दो और किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है हमारे पास सर्टोलाई सेल्स, एक का नाम होता है हमारे पास लेडिक सेल्स। अब हमारे पास टेस्टिस की एनाटॉमी खत्म हुई। अगर अब हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई भी पढ़ें तो हमने आर्टेरियल सप्लाई, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि हमने कहा था हमारे पास यहां से आती है टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी जब टेस्टिस के अंदर एंटर होती है तो वो जाके डिवाइड हो जाती है किसमें, पम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस में, जिसे आप कैपिलरीज का कहते हो। जब ये पम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस आपस में मिलती हैं तो ये आपके पास एक टेस्टिकुलर वेन बन जाती है जो आगे चली जाती है। ये थी आपकी टेस्टिस की पूरी एनाटॉमी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपको कुछ चीजें भूल भी जाए, जो चीजें याद रखनी है वो क्या है, आपको इसमें स्पर्मेटोगोनिया पता होना चाहिए, आपको इसमें जो है सर्टोलाई सेल्स पता होने चाहिए, आपको इसमें लेडिक सेल्स पता होनी चाहिए। तीन चीजें तो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, बाकी चीजों का इतना नहीं है। लेकिन एनाटॉमी आपको पता होने से पहले ये सारी एनाटॉमी थी जो आपको बताई है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया। ये हमने तीन चीजें डिस्कस करनी है आज। हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास, मैंने आपको कहा हमारे पास इस सेमिन फेरिस ट्यूब्यूल्स के अंदर पड़े हुए सेल्स होते हैं, ठीक है। जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज होना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है। ये हमारे पास कल का टॉपिक होगा जब हम फिजियो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मंडे का होगा। हमारे पास सिर्फ इधर याद ये रखो कि स्पर्मेटोगोनिया इज प्रेजेंट इन द सेमिन फेरिस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, विच कैन रेगुलेट द जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पास एक सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल्स, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। मे बी ये आपके मेल्स में ट्रांसफर मेल्स बना दे, मे बी आपके स्पर्म्स बना दे, मे बी आपके ओवरी के सेल्स बना दे, ठीक है। अब ये जर्म सेल्स का होना जरूरी क्यों है? ये जो जर्म सेल्स होती है ना, ये आपके कहते हैं प्राइमरी मेकर है। जैसे आप कोई भी चीज बनाने लगो ना, आप कहते हो कि उसका ऑयल का होना बहुत जरूरी है, इसी तरह ही जर्म सेल्स का होना बहुत जरूरी है। जर्म सेल्स होंगे तो आपका ये जो स्पर्मेटोगोनिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा, और फिर आगे डिवाइड हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज प्रेजेंट इन द सेमिन फेरिस ट्यूब्यूल्स व्हिच कैन चेंज इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अभी तक सिर्फ आप इतनी डिटेल पता होनी चाहिए, बाकी वो हम फिजियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड आता है व्हाट इज सर्टोलाई सेल्स। अब सर्टोलाई सेल्स क्या होते हैं? अच्छा, मैंने आप लोगों को ना कल या परसों के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं सर्टोलाई सेल्स, एक होते हैं लेडिक सेल्स। सर्टोलाई सेल्स का काम होता है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करना, और लेडिक सेल्स का काम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को करना। लेकिन अब हम जरा थोड़ी डिटेल में बनेंगे कि स्पर्मेटोसाइट्स का सर्टोलाई सेल्स का काम क्या है और लेडिक सेल्स का काम क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना मेन फंक्शंस वो सुनना कि हमारे पास क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स हमने कहा है, हमने जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो हमने ये कहा है कि इनका काम होता है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करना, ठीक है। अब इसका फर्स्ट फंक्शन होता है इनहिबिन बी को रिलीज करना। अब व्हाट इज इनहिबिन बी, अभी हम ये भी पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन पहले सुन लें कि लाइन वाइज क्या है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सर्टोलाई सेल्स का फर्स्ट फंक्शन क्या? इनहिबिन बी को रिलीज करना। सेकंड फंक्शन है हमारे पास एंड्रोजन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करना। फर्स्ट फंक्शन हमने कहा इनहिबिन बी को रिलीज करना, सेकंड हमने कहा एंड्रोजन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करना, थर्ड हमने कहा है मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करना, और फोर्थ हमने पढ़ा हुआ है कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन। अब हम इन तीनों को जरा पढ़ेंगे कि इनहिबिन बी क्या है, एंड्रोजन रेगुलेटरी फैक्टर क्या है, मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर क्या है। मे भी आपको पता हो, लेकिन जिनको नहीं भी पता वो सुन लें, पता भी है फिर भी सुन लें, मे भी कोई ऐसी चीज हो जो नहीं हो। अच्छा, अब जो इनहिबिन बी है ना, ये हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है FSH। ये इसको ना इनहिबिट करके रख रहा होता है। अब ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, अगर तो ये फीमेल की बॉडी है तो फीमेल में आपके जो ओवरी के सेल्स हैं वो ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और अगर मेल के हैं तो मेल के अंदर फीमेल लाइक सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे, ठीक हो गया, क्योंकि इनका मेन फंक्शन लाइक होता है बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह।
अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने कहा सर्टोलाइट सेल्स का पहला काम है इनहिबिन बी को रिलीज करना, और इनहिबिन बी करता है आपके एफएसएच को इनहिबिट करके रखा होता है कि एफएसएच कहीं ज्यादा ना हो जाए, पहली चीज। सेकंड हमने कहा कि एंड्रोजन रेगुलेटरी फैक्टर क्या होता है, या एंड्रोजन रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है, या एंड्रोजन रिलीजिंग प्रोटीन क्या होती है। अब इसका काम होता है जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन है उसको मेंटेन करके रखना। अब ये सर्टोलाइट सेल्स है, लेकिन आपका ये जो है ना एंड्रोजन रेगुलेटरी फैक्टर, ये टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन करके रखता है, प्रोड्यूस नहीं करता, मेंटेन करके रखता है। हमने प्रोड्यूस करने वाला पढ़ा था, लेडिक सेल्स करेगा। सबसे पहले दोबारा बताता हूं, सर्टोलाइट सेल्स का पहला काम है इनहिबिन बी को रिलीज करना। इनहिबिन बी का काम है एफएसएच को इनहिबिट कर देना, ताकि बॉडी में एफएसएच ज्यादा ना हो जाए, बॉडी में गायनेकोमैस्टिया ना हो जाए मेल्स में, ठीक है, या फीमेल्स में हिरोसिटिज्म ना हो जाए। अब हमारे पास आता है एंड्रोजन रिलीजिंग प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होती है, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करना, ठीक है। थर्ड हमारे पास है मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर। ये मुझे कोई बंदा बता सकता है कि हमारे पास मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर का क्या काम होता है? ये हाफिजा मुल्लारिन इनहिबिटरी फैक्टर उसको इनहिबिट कर देता है। ये आपके जब वो मेल पे ना उसको पैरामीजोनेफ्रिक, पैरा जब पैरा जिसका मुलेरिन फैक्टर लिखते हो, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और हमारे पास जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं आते, फिर हमारे पास मेल बनता है। मेल अब हमने कहा कि हमारे पास, हमने कहा ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमने पढ़े दो तरह के सेल्स, एक होता है सर्टोलाइट सेल्स, एक होता है लेडिक सेल। सर्टोलाइट सेल्स के हमने तीन फंक्शंस पढ़े। एक हमने पढ़ा ये इनहिबिन बी को रिलीज करता है, सेकंड हमने पढ़ा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या एंड्रोजन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करता है, थर्ड हमने पढ़ा ये मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है। ये आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए। और फोर्थ हमने पढ़ा ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो भूलना ही नहीं चाहिए आपको कभी, कि सर्टोलाइट सेल एस है, तो एस से मतलब है ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाता है, प्रोड्यूस करवाता है, यानी फॉर एग्जांपल आप कहो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रिलीज करवाता है, ठीक हो गया। और ये टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करवाता है, साथ एफएसएच को इनहिबिट करवाता है, साथ मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर को प्रोड्यूस करवाता है, ये चीज। अब उसके बाद जो एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहे कि यार जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपके पास टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ये जो होती है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अब टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या? ये मैंने आपको बात बताई थी कि हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, लेकिन जो टेस्टिस होती हैं उसका टेम्परेचर होता है 34 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं वो ग्रो कर जाए एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो जो टेम्परेचर होगा वो 37 मिलेगा टेस्टिस को, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होंगे, टेस्टिस के अंदर जो सर्टोलाइट सेल्स होंगे वो स्पर्म्स को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इससे कहते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब यह है कि अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ये काम करेंगे। अच्छा, इस वजह से हमारे पास अब क्या होता है कि मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास 6 वीक से लेके 1 ईयर तक हम बच्चे का वेट करते हैं, अगर तो उसके जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड नहीं करते। मुझे क्यों बता सकता है कि टेस्टिस किस पाथवे के थ्रू डिसेंड करते हैं, अगर याद है किसी को तो? चलो खैर ये छोड़ो बात, ये मैं आपसे मंडे को क्वेश्चन करूंगा सारे। अच्छा, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक मैंने आपको बताया, अगर नहीं करते तो फिर हम ऑर्कियोपेक्सी उसकी करते हैं, ठीक है। हम टेस्टिस को खुद डिसेंड लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि अगर तो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, आपके वो जो बंदा होगा इनफर्टाइल होगा, उसके स्पर्म्स रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। ये था हमारे पास सर्टोलाइट सेल्स का। अब हम पढ़ते हैं थर्ड चीज, लेडिक सेल्स, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज लेडिक सेल। हमने लेडिक सेल का एक, मैं पूछ रहा हूँ वो अपने जी जी, टेस्टिस अगर जिनके एब्डोमेन में रहते हैं तो कौन सी सर्जरी करते हैं? हम उसकी करते हैं ऑर्कियोपेक्सी। और ये क्यों? ऑर्कियोपेक्सी करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बड़ा करते हैं पहले, इसमें इसमें सर्जरी नहीं करते, इसमें आपको जो टेस्टिस को ना लिफ नोड्स को दबा के, ठीक है, टेस्टिस को कोशिश करते हैं, ठीक है, जिस तरह मालिश नहीं करते, लेकिन वो एक सर्जिकली प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको दबा के ना टेस्टिस के डिसेंड करवाते हैं कि टेस्टिस नीचे आ जाए, ताकि ठीक उसका है, टेम्परेचर 34 डिग्री हो जाए, और जो टेस्टिस है वो स्पर्म सही तरह प्रोड्यूस से, है। उसके जो सर्टोलाइट सेल है वो सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ओके हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है लेडिक सेल्स क्या होते हैं। अच्छा, अब लेडिक सेल से एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बार बार कहता हूं, इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना, मेंटेन करना नहीं, रिलीज करना। मेंटेन करना किसका काम था? सर्टोलाइट सेल्स के अंदर हमने पढ़े एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करना, लेकिन लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है ये आपका टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है। टेम्परेचर इनसेंसिटिव का मतलब यह है कि इसको आप टेम्परेचर जितना मर्जी दो, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा ही होगा, ठीक हो गया। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो हमारे पास है वो रिलीज होगा ही होगा। अब लेडिक सेल्स का हमने काम पढ़ा, ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है,
ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है, इसका ये फंक्शन था। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लेडिक सेल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये मेनली जो इंटरस्टिशियम होता है ना उधर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एंड अब मुझे कोई बता सकता है कि एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन किस ऑर्गन के अंदर रिलीज होता है? मैं हिंट दे देता हूं, ये हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये हमारे पास जोना फेसिकुलाटा, ये हमारे पास जोना रेटिकुलरिस। किसमें होता है? जोना रेटिकुलरिस में आपका फिर डीएचए रिलीज होता है जो फिर टेस्टोस्टेरोन में चेंज होता है, ठीक है। कुछ टेस्टोस्टेरोन डीएचए में चेंज होते हैं, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, इसलिए कहते हैं कुछ होते हैं एंडोक्राइन वो आपके बन रहे होते हैं। उसमें अब थर्ड लाइन आपको बुक में मिलेगी जिसमें आप पढ़ोगे कि हमारे पास ना ये थीका इंटरनल सेल्स के साथ रिलेट करते हैं, वो अभी इस लाइन ना भी पढ़ना क्योंकि वो जो है ना वो आगे फिजियो के साथ बहुत रिलेट करती है, ठीक है। हमारे पास ये था जो हमने आज पढ़ा, हमने पढ़े हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, सर्टोलाइज सेल्स क्या होते हैं और लेडिक सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी एनाटॉमी पढ़ी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये था टॉपिक, आज का टॉपिक। कहते हो तो फिजियो कर लेते हैं आज ही स्टार्ट, कल से कहते हो तो मंडे से स्टार्ट कर लेते मंडे हैं। से शुरू कर देते हैं। आप मुझे फिर मैंने एम्ब्रियो एनाटॉमी का टेस्ट लेना डन करें, नॉट मी एम्ब्रियो दोनों का ले लें। है जितने